अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल JNK। तो सारनी दोस्तन हुंद मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK बेख नो ताज़ शुमार है मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर तुहंदन गरन ताम तुहंदन TV स्क्रीनन ताम खुसूसन तुहंदन दिलन ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे यह वमेज तो यह आश तुम सारी ٲسِو बखैर आफियत बसेहत व सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। नाज़रीन मोहतरम, अकिस बुजुर्ग सुन खूबसूरत कॉल प्रोग्राम किस आगासी मज फरमावान जे अख इंसान यह हसा छु खाकस आमुत बनावन तो अगर अमसी इंसानस अंदर खाक सारी आसन अम सुंद आसुन ना आसुन यह हिशी कथा गोया इनकी सारी आजिजी न सिर्फ न आसनस मज बल्कि आसनस मज ते आसुन बड़ जरूरी। इंसान यमिस अल्लाह ताला सोरी क्या आस दुतमुत मगर तम पत आसिस आजिजी इनकी सारी अमिस इंसानस अंदर मौजूद तुम समझो जे अल्लाह ताला संद तरफ छु ये अम सिंद खतर अख बड़ बार नियामत मगर ये इंसान यह कसा नाफहमी हुंद मुजाहिर तम सात करान यम सात अमिस यह पता है कि बह नसा छुस न दुनियाहस मज अकि दमुक ते मालिक मगर तव पत पन्ने खूबसूरती पे तव पत मालो जायदादस पे अक्लो जहानतस पे यह गुमंड करान न सिर्फ गुमंड करान बल्कि बाकियन पानस खोत कमतर समझान। यकीनन छु यह इंसान खसारस अंदर अमिस इंसानस अंदर यह कैसा मौजूद आसान जो तम पत सो अत पे फख्र करान। गोया नाज़रीन मोहतरम युस जन अम सुंद यह मरतब छु ना यह अम सत हुरान के यह तो जरूर यह खूबसूरत शेर तो बड़ मशहूर शेर बूजमुत कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में इसी तरह की कई सारी बातें हम आपसे आज करेंगे और प्रोग्राम में जो अहम जुज़ हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात और इसके अलावा एक खूबसूरत सा प्यारा नगमा, वो सब आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में शफ़े मेज़बानी हमें हासिल है, मैं रहूँगी आपकी मेज़बान इक़रा आख़ुन और प्रोग्राम में मेरे साथ अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमें तो हमेशा से अच्छा लगता है जब भी हमें मौका मिलता है आपके साथ सीट शेयर करने का और प्रोग्राम में यहाँ बैठने का। बहुत टाइम बाद अच्छा मौका मिला है। बहुत खूबसूरत बात है कि हम आज बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन को भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, बच्चों बुजुर्गों को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी है खैर वाफियत से है, खुश है, ज़िंदगी के मामलात में रवा दवा है। बहुत अरसे बाद आपसे भी मुलाकात हो रही है। हमेशा से यही होता है कि कब आके आपसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि अब एक आदत सी हो चुकी है यहाँ आके आपसे बात करने का, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बहुत गहरा होता जा रहा है दिन ब दिन। इसलिए आप हमेशा यही होता है कि कब आपसे मुलाकात होगी और बातचीत करेंगे। खैर जैसा इक़रा दी ने फरमाया, प्रोग्राम में आपके लिए सब कुछ पेश करते हैं, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीज़ें। आज के प्रोग्राम में भी आप तक पहले जो है ज़रूरी मालूमात पहुँचाते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। मौसम की बात करें नाज़रीन तो आज जो है हमें ये इतला मिली है कि आज मौसम जो है दिन भर खुश्क रहने के ही इम्कानात है, हल्की फुल्की रेन शावर्स होने के इम्कानात है। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और वहीं जम्मू के हवाले से बात करें तो वहाँ दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो आज नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू की तरफ रवाना होने की इजाज़त दी गई है। वहीं हम SSG रोड की बात करें तो दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियां चलेगी और बड़ी गाड़ियों को आज करगिल की तरफ से श्रीनगर जाने की जो है इजाज़त दी गई है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरात पर एक बार जो है राबता ज़रूर करें ताकि आपको कोई सफ़र में मुश्किल ना हो। तो खैर इक़रा दी, जैसे आपने सुबह सुबह बहुत खूबसूरत बातों से शुरुआत की कि कैसे इंसान को जो है नरमी से पेश आना चाहिए या किसी भी चीज़ पे नाज नहीं करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ टाइम पहले जो है हम जानते हैं बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। तो उस दौरान नीट का एग्ज़ाम जब हुआ तो एक बहुत ही बुरी खबर भी आई जब बच्चे नीट एग्ज़ाम दे के आए कि एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्योंकि शाम में जब की आई थी शायद उस बच्ची को लगा था कि मेरा इस बार इस अटेम्प्ट में नहीं होगा। तो बहुत दुख की बात थी कि उस बच्ची ने इतनी करेज कहाँ से लाई कि उसने अपनी ही सांसें रोक दी। ऐसा भी क्या है कि ये स्टूडेंट्स जो है एकदम से एक स्टेप जिसमें ज़िंदगी ख़त्म
ہو جاتی ہے وہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچتے، کچھ بھی نہیں ہمارے سوچتے، ساتھ بالکل کئی امیدیں وابستہ ہیں، ہمارے والدین جو ہمیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے. ایک جو بچہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ قوم کا مستقبل ہے، بالکل، اور اس کے ہاتھ میں ہمارے مستقبل کی علم ہے، اگر اس طرح کی حرکت کریں تو یقیناً دکھ کی بات تو ہے. دکھ کی بات. اور ابھی میں یہ بات کیوں چھیڑ رہی ہوں کیونکہ کچھ دنوں سے کافی پریشر ہے، کیونکہ 10th اور 12th کے ریزلٹس بھی آنے والے ہیں، تو کافی بار جو ایسا ہو گیا کہ اچانک سے فیک نیوز بھی آ گئی کہ ریزلٹ آ جا رہا ہے، تو بہت بچے جو ہے پریشرائز ہوتے ہیں، لیکن پینک ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پینک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چاہے ریزلٹ جو بھی ہو، ایک بچے کو جب پتا ہے کہ میں نے ہارڈ ورک کیا ہے، تو یہ پینک ہونے کی ریزنز کیا ہے؟ کیوں ایک بچہ اتنا پریشرائز ہو رہا ہے؟ چیز زن سوسائٹی امیک تہ اخ بوڑ بار رول سہ گو یہ گۄڈنیتھٕے بچس نا ذہنس مز تراوان ون کر چھ ژےٚ رِزلٹ گۄڈنیتھ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ ایگزام چھُس آسان وۄنۍ دِنٕے ونان چھِس ڈیٹ شیٖٹ درٛاے محنت چھُکھٕ کران ایگزام ییٖتیٛاہ مارکس گژھنَے آسٕنۍ أسۍ چھِ تٔمِس گۄڈنیتھٕے تھاوان ٹارگیٹ دِتھ کہِ ژےٚ چھُے یہِ مارکس یِم چھِ ژےٚ ایچیٖو کرٕنۍ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ محنت چھُنہ کران تمہِ پتہٕ محنت کٔرِتھ اگر نہٕ تیٖتیٛاہ مارکس آسان چھُ یقیناً تٔمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھُ سُہ اکھ خاکہ اس طرح کا خاکہ بن جاتا ہے اسکیچ بن جاتا ہے کہ نہیں میں نے جو یہ کرنا تھا میں نے اتنے ہی مارکس کیوں لائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کا قدم اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے. گویا کہ سوسائٹی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہی ہے اور پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. ایک بچہ اگر مجھے لگتا ہے اگر سوسائٹی اس میں ایک نیگیٹو رول پلے بھی کرتی ہے فار انسٹنس لیٹ سے، لیکن جب تک کہ ایک سپورٹیو ایموشنلی سپورٹیو پیرنٹس نہ ہو بچے کے لیے تب تک وہ بچہ بکھر جاتا ہے. اور آج کے حالات کچھ ویسے ہی ہے. 10th 12th کا رزلٹ آنے والا ہے، بچے بہت پینک میں. مجھے لگتا ہے ابھی کے دور میں کافی چینج آ گئی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں میڈیکل آرٹس کو لے کے، بٹ آئی تھنک یہ چینج بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے پیرنٹس جو ہے اس میں رول پلے کرے، ایموشنلی سپورٹ کرے اور بچوں کو پینک ہونے سے روکے. بالکل بیٚیہِ یہ تِژھ کانٛہہ بٔڑ کتھ اگر أمۍ بچن محنت کٔرمٕژ چھِ پتہٕ ییٖتیٛاہ تہِ مارکس تہِ ایچیٖو کرِ تہٕ پتہٕ چھُنہٕ یہِ ڈسکریج کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ اگر کم مارکس أمِس آسن، بلکہِ چھُ ہمیشہِ انکریج کرنٕچ ضروٗرت أمِس بچس. بیٚیہِ اگر اللہ تعالیٰ بچٲیِن أمۍ زن ہیوٚک نہٕ یہِ پاس کٔرِتھ بیٚیہِ تہِ چھِنہ زندگی منٛز چانس. زندگی چھِ أکِس انسانس بار بار چانس دِوان، محنت چھِ کرٕنۍ برونٛہہ چھُ پکُن. خیر یِم سارے کتھ یِتھ کٔنۍ زن بہٕ وٕنۍ عرض ٲسٕس کران کہِ بیٚیہِ امہِ مزیٖد کتھ باتھ یہِ تھاوو سلسلہٕ جٲری، مگر تمہِ برونٛہہ خوٗبصوٗرت ڈٲلۍ گٮ۪وَن بٲتھ کہِ شکلہِ منٛز أسۍ تۄہہِ تام واتناوان پروگرام کِس آغازس منٛز. أزکِس یتھ پروگرامس منٛز چھِ اَسہِ خوٗبصوٗرت آواز ہُنٛد انتخاب کوٚرمُت راشدہ اختر صاحبہ. ؤلِو وٕچھو تہٕ بوزو یہِ خوٗبصوٗرت کلام.
वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। खूबसूरत बात पत ये मुख्तसर वक्फ पत बेक फिर तुह सारनी हज खुशावे तु वुचान पन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो वन यकीनन आज तुह इंतजार कि अस प्रोग्रामस मज कम मेहमान आज तशरीफ फरमा ये तुम सोचान ज्यादा सोचन लगे कह कि वन कर कैमरा तोकुन रोल तो सो सस्पेंस जन सह रोज न कह। खैर नाज़रीन मोहतरम यम जन अजकिस यथ प्रोग्रामस मज अजकिस यथ शुमारस मज अस मेहमान तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुकरम अब्दुल रशीद तेली साहब वनकस बहसत जोनल एजुकेशन ऑफिसर पामपोर इलाकस मज पन फरैज अंजाम दिवान। अमि अलाव युस जन एजुकेशन फील्ड यम यथ फील्डस सत 18 वरियों पे वाबस्त, गोया 3 दहाइयों से जायद का वक्त इन्हें इस एक मखसूस फील्ड के साथ हुआ है। जो इनके तजुर्बात है, जो इनके मुशाहिदात है, वो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ आपके साथ ये ज़रूर बांटेंगे। आइए आप और हम मिलकर इनका इस्तकबाल करते हैं। तुहद सठा सठा इस्तकबाल इस प्रोग्रामस मज तशरीफ आने बाबत सठा सठा शुक्रिया, सठा सठा इस्तकबाल। गोडनुक बुनियादी सवाल सह गो यह अब्दुल रशीद साहब सो अख जमान यम सात तुह पान स्टूडेंट क्लासस मज जेर तलीम तो वनकनुक सह दौर यम सात तुह पत क्लासस मज बहसत उस्ताद परनावान सो सफर
ات पेठे वुनुक ताम ये करतो अमिश तफसीलन वनतो यस। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन। वालेकुम सलाम। पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अजीम प्लेटफार्म पर आने की दावत दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खुशबख्ती। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरा ताल्लुक कुलगाम के एक छोटे से गांव शिरपुरा से। अच्छा। हाँ, 10 अगस्त 1964 को मेरी पैदाइश हुई, एक गरीब मुतवस्त खानदान में। तो पहले प्राइमरी स्कूल तक मैंने अपने गाँव गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी स्कूल शिरपुर से की प्राइमरी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद एक नज़दीक स्कूल है हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्रिसल, वहाँ तक 8वीं जमात मैंने वहाँ पास की। वो तो हाई स्कूल था, 10वीं तक मैं तालीम जारी रख सकता था, लेकिन अजीब वाक़ा हो तो मैंने 9वीं और 10वीं की जो क्लासेस है वो MIT सोपुर से पास की। मुस्लिम एजुकेशन उस वक्त एक रेनाउंड प्राइवेट स्कूल था, बिल्कुल गुलाम रसूल उसका पैटर्न था। उसके बाद PUC से ग्रेजुएशन तक मैंने डिग्री कॉलेज अनंतनाग से, उसके बाद मैंने BEd भी किया। लेकिन थोड़ी देर मैं तलाश में था, मैं तालीम जारी रखूं क्या करूं। कुछ देर मैंने प्राइवेट स्कूल में गुजारी, लेकिन साथ ही मेरी अपॉइंटमेंट एज टीचर हुई गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी तैनाती कारगिल के गाँव सेलिस्कोट में हुई। किस सन में? 85 में। 85 अक्टूबर 85 में। सेलिस्कोट कारगिल से ज़ंस्कार का रास्ता उस पर 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बहुत अच्छा गांव है। एक कारगिल में हर गांव जो है वो वादी की शक्ल है, हर तरफ से पहाड़ गिरी, हर गांव में अजीब गरीब। वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, लोग एजुकेशन लिहाज से बैकवर्ड थे। अच्छा, ठीक। मुझे वहाँ काम करने का बहुत मज़ा आया, खासकर उन लोगों की क्या जिनको तालीम के साथ ज़्यादा वास्ता नहीं था। मैंने अपनी पूरी लगन और मेहनत से इनको पढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि तमाम लोग मर्द जन मेरे पीछे पड़ते थे। अच्छा। मुझे दिल से प्यार करते थे। अरे वाह, क्या बात। उसके बाद 5.5 साल में करगिल में रहा। अच्छा। 5.5 साल। वहाँ से आकर मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ही काम किया। 2004 में मेरी प्रमोशन एज मास्टर हुई। मुझे खुमरियाल कुफार के गाँव, बहुत अच्छा गाँव खुमरियाल में 2 साल मैंने गुजारे। वहाँ भी मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था पहले से। जब मैंने 10th का एग्ज़ाम पास किया, मैं खुद भी पढ़ता था लेकिन दूसरों को भी पढ़ाते थे आप। नतीजा ये हुआ कि मुझे पढ़ाने में काफ़ी महारत हासिल हुई। जब मैं कुफवारा गया, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने ऑफिस में मैंने जब कदम रखा, सामने एक नूरानी चेहरा हेडमास्टर की सूरत में गुलाम हसन खान साहब बैठे थे। तो जब उसने बात सुनी, बोला आप साउथ से हैं, बात से चलता है आपके। अच्छा। वो टैक्ट है, बात करने का तरीका कुछ और होता है, तो कुफवारा का कुछ और है। मैंने कहा है हम ताक से ताल्लुक रखते हैं। उसने बेटा आप क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा सर आपको जिस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है मेरे लिए वो कोई मसला नहीं है। तो मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। उसने बोला मुझे मैथ की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैंने कहा, बोला बेटा आप रुक जाओ, आज दूर से आए हैं, कुलगाम से आए। मैंने कहा नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आया। क्या बात है। मुझे पढ़ने पढ़ाने में दिल इत्मीनान हासिल होता है। तो उसने मुझे क्लास दिया, 10th क्लास, एक सेक्शन गर्ल्स का सेक्शन दिया। तो मैं जब गया क्लास में पढ़ाने के लिए, तो मैंने सीधा शुरू किया, क्योंकि बहुत पहले से महारत थी। जब दूसरे दिन में आया तो हेडमास्टर ने मुझे बुलाया, बोला बेटा आपने मुझे प्रॉब्लम कर दी। तो मैं परेशान हो गया, क्या मसला हो गया? कहा कल ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने तो कोई ऐसी एक्शन नहीं की कि मेरा सर, मेरा ऑफिसर मुझसे नाराज हुआ। जी। बोला वो प्रॉब्लम है, परेशान मत होना। अच्छा। हर क्लास से हमें वफद आ रहे कि हमें तेली साहब के पास मैच। क्या बात है। मैंने कहा जितना मुझसे हो सके, 10 पीरियड है, 8 पीरियड है, मैं तमाम पीरियड, मेरा कोई वैकेंसी नहीं रखा, मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझे इस पेशे के साथ बहुत लगाव है। ये एक पैगंबराना पेशा है यकीनन। और मैंने अपने अंदर वो नरमी जो अभी आप, वो खाकसारी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ। बहुत खूब। मैं जब भी जाता हूँ, मेरा मशगला रहा है प्रायर पर, मैं हमेशा मॉरल एजुकेशन में दर्द देता। ये जो आपने सोचा कि आप कुछ नहीं है तभी आप कुछ है, तो मैं हर वक्त उनको ये बोलता हूँ कि मैं ऑफिसर नहीं, मैं मास्टर नहीं, मैं आपका खादिम, सईद कौमन खादिम, कौम का सरदार, कौम का खादिम होता है। और मुझे
मैं आपको कुछ ऐसी बातें, करगिल में मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, वो डॉक्टर बन गया, श्रीनगर उसकी डॉक्टर इमरान। एक दिन वालिद साहब बीमार थे हमारे जी, उनको सी था, कोलन सी, तो हम काफ़ी वो ब्लड उसको देना पड़ा। तो एक दिन मैंने 2-3 बार खुद को निकाला खून, फिर बाप ने चूंकि शफकत होती है, शफकत फितरी, तो बोला बेटा आप खुद के लिए कुछ सोचो, अभी मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, आप तो अभी जवान है, अपना ख्याल रखो। तो मैं परेशान हूँ, उधर से डॉक्टरों की लाइन जा रही थी। अच्छा, एक डॉक्टर को नजर पड़ी, सर रशीद साहब आप कुछ उदास सा लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा बेटा नहीं मैं परेशान, कहा मैं डॉक्टर इमरान हूँ, आपका पढ़ाया हुआ कारगिल से ताल्लुक, आप क्यों परेशान है? मैंने कहा बाप को खून के, तो मैं किस लिए? उसने अप्रन निकाला और अपने खून 1 पॉइंट दिया और ताकीद की सर आपको जितने पॉइंट्स की जरूरत है मैं हर वक्त। और ये आपके लिए बड़ा अहसास था। तो एक दिन मैं बैठा घर में 10:30 बजे, शाम के 10:30 बजे मुझे फोन आ गया, तो चूंकि सेव नहीं था मैंने नहीं उठाया, बार बार उसने फोन, तो मैंने उठाया, मैंने कोई अपना हो सकता है। बॉम्बे से मुझे फोन आया, एक मेरा टाट है जी, उसने बॉम्बे में बाबा एटॉमिक यूनिवर्सिटी में एज साइंटिस्ट ज्वाइन किया। अच्छा, बोला सर मैंने आज ज्वाइन किया, पहला फोन मैंने आपको ही किया। क्या मैं बात इतना खुश हुआ, उस रात को मैंने नींद, खुशी से मैंने कोई नींद। तो मैं कहता हूं कि हालांकि अमल के लिहाज से तो हम जीरो है, लेकिन जो मैंने इस तालीम के मैदान में जो मैंने खिदमत की, अल्लाह ताला उसका सिला मुझे जरूर देगा, यहाँ भी दे रहा है जी। मैं जहां भी जाता हूं लोग इज्जत से पेश। जितनी सराहना की जाए कम है। हम आज जो भी है ना यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हैं, तभी हम 4 लफ्ज बोल पाते हैं, अदा कर पाते हैं, जब हमारे ऊपर ऐसे असातिज़ा का साया रहा है जिंदगी में। जी अरीबा, बिल्कुल, आप ये कुछ छोटी छोटी जो इंसिडेंट्स आपने यहाँ बताए, ये खुद में एक अचीवमेंट और सक्सेस है, और सच में फीलिंग आती है कि ऐसा हमारे नसीब में भी हो, हम भी ऐसा कुछ हासिल करें। खैर, इससे पहले कि हम बाकी चीज़ों के बारे में बातचीत करें, हमने शुरुआत में जो ये अभी सिचुएशन आज के दौर की बात की, जो हमारे स्टूडेंट्स ही इतनी करेज ला के ऐसे स्टेप्स लेते हैं क्योंकि उन पे प्रेशर होता है, क्योंकि आप कंसर्न्ड है इस फील्ड के साथ और आप टीचर भी रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में, जो ये स्टूडेंट्स का प्रेशर होना और फिर ऐसा स्टेप लेना? सही बात है, ये हालात ऐसे हैं, इसके लिए हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब NEP 2020 यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, मैं कल ही पढ़ता था, उसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में एक तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का है। जब ये सही मायनों में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, हमारे बच्चे इमोशनली भी स्टेबल होंगे, स्पिरिचुअली भी स्पिरिचुअल स्टेबल हो जाएंगे, यानी उनको किसी परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे असातिज़ा किराम और जो इस पॉलिसी को, नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनको सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये हालात जो आप देख रहे हैं ये आगे देखने को नहीं मिले, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो इमोशनली जब उनको गाइड किया जाएगा, क्योंकि इमोशंस तब आते हैं जब बच्चों को पूरी तरह गाइडेंस नहीं मिलती, काउंसलिंग नहीं मिलती। आज हमारे वालिदैन बच्चों पर बहुत ज्यादा खर्च करते, अपना खून पसीना एक करके अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों की तालीम पर खर्च करते, लेकिन गाइडेंस नहीं करते। मुझे इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक मुत्तफिक हूँ कि हमारे पेरेंट्स को टाइम नहीं है वो बच्चों को गाइड करें, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, किसके साथ आपकी सोहबत होनी चाहिए, किसके साथ आपको नहीं जाना चाहिए। ये इसी वजह से है कि हमारे पेरेंट अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, परसों में पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े मुफक्किर आलिम दीन, उसके बेटे ने थोड़ी बहुत गलती की। अच्छा, इतनी बड़ी गलती नहीं जो आज हमारे बच्चे कर रहे हैं, इतनी मामूली सी गलती। उसने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उसने अपनी शरीक हयात अपनी बीवी को बुलाया, और मेरी शरीक हयात मुझे बताइए इस बेटे की तरबियत में किया आपने गपशप से काम तो नहीं दिया। तो बीवी भी बड़ी दीनदार थी, तो वो परेशान हो, मुझे याद नहीं, आप याद। उसने कहा हाँ जरूर एक बात है, एक गलती मुझसे सरजद, तो मैं बाहर गई एक दो में उस अल्लाह ताला बख्शिश करिए, उसमें शिकमस मस्जिद बचे वो गई बाजार, मुझे अनार की जरूरत थी, दान खेज खून कमी, बह गई दुकानस पे, दुकान दान कनन वोल दुकानदार, मे दोप वुचा यह दान छा चौक कि म्यूट,
मैं हसा सचन अम सचन सत कोर मे अथ जद तो मे हसा वुच यह मुदर कि यह चूंकि दान मुनासिब कह सो चुप मे हेत दान मगर यह अथ सचन यह सह लाड़ो सह सहचो मे तम की बरकत हसा गो अमिस तम के अवस हसा गो अमिस बच्चस यह तरबियत गलत। आप अगर अपने घरों की तरफ नजर हम भी हर एक तो वो सान घर में अम किस्म का प्रोग्राम आज सन पेरेंट हैंडीकैप्ड हमारे घरों में सब कुछ है लेकिन इस लिहाज से हैंडीकैप्ड है कि पन्नस बच्चस हेकन वनित हेकन अगर मोल वन मोज गि नाराज वह अमस यह वन लकुट अम क्या वुच वन क्या अमिस बेजती या अगर मोज वन मोल बर्दाश्त क्या शफकत मगर यह शफकत यह कि हेचनावो बच्चन सही क्या गलत क्या यह तुम वन वनकस यह अत वजह यह सान पेरेंट्स गलत। बिल्कुल अब्दुलरशीद साहब तुम बिल्कुल बजा फरमान सो दौर यम सात तुह पान यम सात तुह पोर हालांकि तम सात तालीम आम कह मगर गरस अंदर तरबियत गसान यह कह मोल मज थोमुत कि स्कूल मज सारी तरबियत कर स्कूल मज बच्चे सज तरबियत गसान तस मॉरल एजुकेशन पे ध्यान दिन मगर गरस मज तरबियत गसान तो तम हिसाब बच्चे जन ओवरऑल डेवलपमेंट यम सात कत कर नशोनुमा पूर पे सो सपदान कत बात सिलसिल थो थे जारी मगर फिलहाल रोको इस वक्फ कर नाज़रीन मोहतरम एक मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचानी है और अब्दुलरशीद तेली साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना गुड मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK और अभी आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान बैठे हैं अब्दुलरशीद तेली साहब ZEO पापोर। लेकिन उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखने से पहले वक्त तो चला आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाए। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है नाज़रीन, इससे पहली सुर्खी सुनिए। मेला खीर भवानी सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फर्वर, कश्मीरी पंडित्स yearn for peace, praise hospitality extended by local Muslims। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा है और उर्दू रोज़नामे में मौसम के हवाले से खबर शाया हुई है। जिस तरह से आप भी जानते हैं कि कब बदले ये इंसान को खबर ही नहीं, क्योंकि ये मामलात इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह पाक के हद इख्तियार में है। तो इस हवाले से खबर शाया हुई है कि शबाना दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से कम दर्ज, बारिशों के एक और मरहले की पेशगोई 30 और 31 मई को हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात। जी नाज़रीन, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। अपर एज लिमिट एक्सटेंडेड बाय 3 hours फॉर JNK combined competitive exams. Jammu and Kashmir administration has extended by 3 years the upper age limit for the combined competitive examination 2023। जी नाज़रीन मोहतरम, मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास है। आपने क्या पांजत नाग का नाम सुना है? चश्मा है एक के, और आपको पता है इस चश्मे में क्या होता है? सालाना एक इस तरह का एक सफाई का एक मुहिम चलती है इस इलाके से, जहां पर सब लोग निकलते हैं और उसके बाद वो मछलियों को तलाशने के लिए इस एक चश्मे की सफाई करते हैं। तो इस हवाले से ये खबर शाया हुई है कि मछलियों को पकड़ने के बहाने चश्मों की सफाई का सालाना जश्न काजीगुंड के इलाके पांजत नाग में मछलियों के शिकारी उमड़ पड़े। जी
جی ناظرین، میرے پاس ایک اردو اخبار ہے اور اس سے سرخی سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت قوم کے نام وقف کر دی۔ جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، بھارت کو چین سے انتہائی پیچیدہ چیلنج کا سامنا، سرحدی علاقوں میں یک طرفہ طور پر صورتحال تبدیل نہ کی جائے، جے شنکر۔ جی آج کے ہمارے مہمان آپ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ عبدالرشید تیلی صاحب، ZEO پامپور۔ عبدالرشید صاحب سے اب اسکول کی طرف ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اگر اسکولس کی بات کریں ابھی پریزنٹلی، آپ کی اپنی آبزرویشن اور انالیسس کے حساب سے ہمارے اسکولس کیسا پروگریس کر رہے ہیں، کہاں ہے جو NEP کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اس حساب سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بالخصوص جب ہم پامپور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ وہاں پر اس وقت زونل ایجوکیشن آفیسر کے طور پر تعینات ہیں۔ ہاں بیٹی، میں اس وقت زونل ایجوکیشن افسر پامپور ہوں۔ میری ماتحت 88 اسکولس ہے گورنمنٹ کی، اچھا، اور 35 ہیں پرائیویٹ۔ اچھا، ان آل آئی ہیو 123 اسکولس جو مجھے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس میں 44 پرائمری اسکولس ہیں، 29 ہیں مڈل اسکولس، اور 6 ہے ہائی اسکولس، 7 ہے ہائر سیکنڈری گورنمنٹ کی۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہماری اسکول جو ہیں آج ویل ایکوپڈ ہے ہر لحاظ سے۔ انفراسٹرکچر کی بات ہو، بلڈنگس کی بات ہو، اسکول میں فیسلٹی کی بات ہو، گورنمنٹ کہیں پیچھے نہیں رہتی۔ اس سال میں آپ کو بتاؤں، ہماری 16 اسکولس KG کلاسز اپ گریڈ کیے گئے۔ اچھا، ہاں، میرے پاس ان کی کوئی فوٹو بھی ہے، میں آپ کو دکھاؤں۔ ان میں کیا ہوا، 50 ہزار روپیہ ایک کلاس کو سجانے کے لیے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، KG کلاس کی، اور 1.5 لاکھ کا سامان ہر سکول کو دیا گیا۔ اچھا، ہاں، کھیلنے کا سامان، کودنے کا سامان، خوشی انٹرٹینمنٹ کے سامان۔ یعنی میں جس اسکول میں جاتا ہوں جہاں پر ہمارے یہ KG کلاسز ڈیکوریٹ کیے گئے ہیں، جی نہیں چاہتا، حالانکہ اس عمر میں، حالانکہ بچوں کی بات ہی نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں اسکول کلاس سے باہر نکلوں۔ اتنے ڈیکوریٹ کیے گئے، اتنا اچھا سامان میں کھیلنے کا۔ گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں ہیں، فلاحی اسکیمیں جو ان بچوں کے حوالے سے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں مڈ ڈے میل کا انتظام ہے، یعنی دوپہر کو بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے خدا کے بعد زمین پر گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اب ان بچوں کا، اتنے سارے بچوں کا دوپہر کو کھانے کا انتظام، کس کلاس تک؟ 8th تک۔ 8th تک؟ ہاں، KG سے 8th تک مفت کھانے کا انتظام ہے۔ اور میں خالی نہیں، میرا CO صاحب، میرا ڈائریکٹر صاحب خود جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کھانا اچھی طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ خود دیکھ رہے ہیں، خود وہ اس کا مزہ لیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ہماری ان تمام بچوں کے لیے جو 8ویں تک ہمارے اسکول میں جاری تعلیم ہے، ان کے لیے مفت ٹیکسٹ بک کا انتظام کیا۔ اچھا، یہ بچے 8 تک جو ہمارے اسکول میں زیر تعلیم، ان کے لیے کوئی فیس نہیں، مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے لیے مفت یونیفارم کا انتظام کیا گیا۔ پہلے تو یونیفارم ہی دیتے تھے، لیکن پچھلے 1-2 سالوں سے آپ ڈائریکٹ کیش ان کے اکاؤنٹ، ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں، بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا تھا۔ پھر وہ اسکول کے لیول پر HIO ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ پھر منتخب کرتا ہے کون سا رنگ لانا ہے، کیا کرنا ہے، تو پھر بچوں کے حوالے ان کو اسی حساب سے ڈائریکشن دی جاتی ہے۔ رقم اس سال تو ایٹ دا ریٹ آف 600۔ ہاں، اچھا، ٹھیک، ہر سال؟ ہاں، ہر سال۔ ابھی نئے سال کے لیے پرسوں ہی ہم ڈاٹا کلیکٹ کر رہے تھے، نئے سال کے لیے اس میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روز برو ریٹس تو ہائی ہو جاتی ہیں، لیکن اس سال ہم نے ایٹ دا ریٹ آف 600 پر بچے کو اس کے اکاؤنٹ میں سیدھا ڈائریکٹ، پتلا کو ٹیسن بورڈ، ہاں، چھوٹا ہو بڑا، ہر بچے کے لیے۔ یعنی اس حوالے سے ہم بات کریں کہ ہمارے اسکول میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہمارے اسکول میں جو اساتذہ کرام ہیں، ٹیچر، وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یعنی سمپل گریجویٹ میرے خیال میں آج کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ MA MAd MPhil PhD ہمارے اسکولوں میں۔ اور اتنا ہی نہیں، چونکہ ہمارا جو کیریکولم ہے، پہلی جو نیشنل پالیسی فار ایجوکیشن وہ 1986 میں بنی تھی، چونکہ اب تقاضے بدل گئے ہیں، اب مشکلات بچوں کو پیش آتے ہیں، تو گورنمنٹ نے یہ اب نئی پالیسی بنائی ہے آفٹر 34 ایئرس۔
اس پالیسی میں کیا کیا گیا ہے، آپ ٹو 12th کلاس ہر بچے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس تعلیم حاصل کرے. یونیورسل ایجوکیشن اپ ٹو سیکنڈری لیول. پہلے تو جو پالیسی تھی وہ پرائمری لیول، یعنی پرائمری لیول تک ہر بچے کو تعلیم حاصل کرے. لیکن آج جو نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن 20 ہے، اس میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے آپ ٹو 12th کلاس ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنی. اب پچھلے سال گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف JKUT کی گورنمنٹ، کچھ بچے ہمارے جو آؤٹ آف اسکول تھے، کسی وجہ سے انہوں نے اسکول چھوڑ دے، کسی نے 6ٹھی میں، 7ویں میں، 8ویں میں، 10ویں میں اسکول، کسی گھریلو پرابلم تھی یا کوئی صحت کا ایشو تھا. لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ آپ سروے کر لیجیے کتنے بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں، ان کو آپ مین اسٹریم کیجیے، ان کو آپ اسکول میں دوبارہ داخل کرائیں. تو ہم نے پچھلے سال کیا کیا، پورے اپنے زون میں سروے کرایا. میں نے اساتذہ کرام کو لگایا 10 بجے سے پہلے 4 بجے کے بعد. اس سروے کے مطابق اس وقت ہمارے پاس 154 اسٹوڈنٹ ان دا ایج گروپ آف 6 and 19. 6 سے 19 تک ہمارے 154 بچے پامپور زون میں آؤٹ آف اسکول تھے. ہم نے انتھک کوشش کی، اوپر سے اتنا پریشر تھا کہ آپ جلد از جلد بغیر کسی تاخیر کے ان تمام بچوں کو مین اسٹریم کرائیے، ان کو اسکول میں درج کرائیے. کیونکہ کچھ بچے بالغ تھے، وہ اسکول میں آنے سے کتراتے تھے، شرماتے تھے، ان کو ہم نے ITI میں داخل کرایا تاکہ وہ اپنے من پسند سسٹم سے کیا. وہ کیا ہے بائی دا وے؟ اچھا، یہ ITI. وہاں پر مختلف اسٹریم اور سکلز سکھائے جاتے ہیں، ٹریڈ سکھائے جاتے ہیں، ان کو من پسند ٹریڈ وہاں دیا. کتنے ITIs ہیں آپ کے یہاں؟ پامپور میں تو ایک ITI. بالکل. وہاں پر جو بالغ بچے تھے ان کو ہم نے وہاں رجسٹر کرایا، تو باقی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو ہم اسکولوں میں مین اسٹریم کرایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس CWSN، چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ، ہینڈی کیپ، جن کو اسپیشلی ایبلڈ بچہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی ہم نے سروے کرایا. وہ 20 بچے ہمارے پاس، ان کے لیے بھی ہم نے مختلف سہولیات مہیا رکھی. جو بچہ تھوڑا بہت اسکول جا سکتا ہے وہ اسکول آتا ہے، جو بچے اسکول نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے ہم نے گھروں میں انتظام کر رکھا. ہم نے کچھ اساتذہ کرام اس کے لیے منتخب کیے ہیں جو اگر ڈیلی بیس پر نہیں، ہم بیچ میں وہاں جائیں گے، ان کو تھوڑا بہت وہ ایجوکیشن کے حوالے سے انفارمیشن دیں. پرسوں کچھ مہینے پہلے وہاں پامپور میں ہمارا ایک کیمپ تھا CWSN کا، ڈسٹرکٹ لیول پر ایک کیمپ تھا، پامپور زون اور 2 زون، کاکپورہ اور پامپور زون کا. وہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر بھی تھے. وہاں پورے 2 زونوں سے وہ اسپیشلی ایبلڈ بچے آئے. وہاں ہم نے بہت سارے ڈاکٹروں کو بلایا تھا، ان کو تشخیص کرایا، جس بچے کو جس سامان کی ضرورت تھی اس کو موقع پر ہی وہاں سینکشن کرایا. تو ہم پریشان ہو گئے. وہاں ہم نے ایک چندہارا سے ایک بچے کو دیکھا. حالانکہ اس بیچارے کی ٹانگوں میں پرابلم تھی، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، وہ کرسی پر بیٹھتا، لیکن اس کا بول چال، اس کا وہ کمپریہنشن اتنا زیادہ تھا، اتنا اچھا تھا. سب لوگ پریشان ہو گئے. تمام وہ اساتذہ کرام، ہمارے آفیسر صاحب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر صاحب نے، خان صاحب نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بولا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. لیکن عام اس کی بات نہیں تھی، سر عام ڈاکٹر نہیں، میں کینسر کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. یہ تلاش کروں کہ کینسر ہوتا کیسے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے میں کام کروں. چھوٹا بچہ 5ویں اس طرح کی سوچ رکھنا. ہاں. تو ہم نے پھر CO صاحب نے مجھے بولا، زاڑیو صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کو پرووائڈ کریں گے. ہاں، ضمن واتلو میٲنِس ذہنس منٛز اکھ سوال، چونکہ یم سات تۄہہِ کتھ کٔرٕو کہِ تِم بچہِ یم زن یمن تعلیٖم حٲصِل کرٕنۍ بڑٕ ضروٗری چھِ، مگر سکوٗل کُن چھِنہٕ رُخ کران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اتھ منٛز چھِ أسۍ یہِ تہِ وٕچھان کہِ کینٛہہ بچہِ چھِ آسان تِم تہِ یمن نہٕ زن گرس منٛز مٲلی حالت ٹھیٖک چھِ آسان کینٛہہ. پتہٕ چھُ مول موج یہِ یژھان، یا اللہ تعالیٰ بچٲیِن اگر ییٚمِس مول آسان چھُ تٔمۍ سٕنٛز موج چھِ پتہٕ یہِ یژھان کہِ یُس زن بچہِ چھُ ییٚمہِ کھۄتہٕ یہِ سکوٗل گژھِ تمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر یہِ کرِ کانٛہہ کٲم کار. پتہٕ چھِنہ یم گرس منٛز یم زن نیڈس چھِ، أسۍ زن کڑوکھ بچہِ سکوٗل کُن، مگر یمن ہُنٛد یم زن نیڈس چھِ یمن ہُنٛد چھُوا تُہۍ خیال تھاوان، یا کیٛاہ گژھِ آسُن تم ضروٗریات پوٗرٕ کران؟ بالکل بالکل. أسۍ چھِ اتھ معاملس منٛز واریاہ مطلب پریشٲنی چھِ گژھان. یہِ مسلہٕ تُہۍ ؤنِو یِم چھِ یِوان. یہ چھُ بوٚڑ اکھ مسلہٕ عموٗمن چھِ. البتہ گورنمنٹ کے پاس اسکالرشپ کی بہت ساری اسکیم، مطلب ایک اسکیم ہے ہمارے پاس پاورٹی، میرٹ کم پاورٹی. یہ بچے جو ST SC یا OBC طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں گھر کوئی پروگرام یا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے گورنمنٹ نے اسکالرشپ کا اسکیم. اس کے علاوہ جو بچے قابل ہیں ان کے لیے میرٹ اسکیم رکھی ہے. اس کے علاوہ ST SC کے لیے الگ اسکیم رکھی ہے.
उसके अलावा बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने रखी हैं इन बच्चों के लिए। हालांकि तब भी हम वो कन्फ्रंट करते हैं, मुश्किलात आती हैं हमें इन बच्चों को मुआयल करने में। लेकिन फिर भी हमारे जो असातिज़े किराम मैं देखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खासकर पांपोर की मैं बात करूँ, मेरे जो भी असातिज़े किराम हैं उनको महसूस होता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम घर में किसी चीज़ के हवाले से, वो खुद आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट वो पूरा करते हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे को घर में पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम है, दवाई लाने की या कपड़े की या खुराक की, मेरे असातिज़े किराम इतने इस मामले में चुस्त चौबंद है, वो क्या करते हैं, वो अपनी जेबों से पैसे निकाल कर उन बच्चों की वो ज़रूरत पूरा करते हैं। वो अच्छी बात है, क्योंकि हम ये अक्सर ये कहते हैं ना कि यह इनफरादी कोशिश इज्तिमाई कोशिश, अत मज हुकूमत की तरफ तोन जरूरी आसान, तो बेश अत सम जन जिम्मेदार अशखास सान समाजिक उनकी तरफ से भी एक ताउन मिलना चाहिए, तब जाके ये समाज जो हम बेहतर समाज का ख्वाब देखते हैं बेहतर हमें लगेगा। बातचीत का सिलसिला हम इसी तरह से जारी रखेंगे। हमारे यहाँ इस प्रोग्राम की खासियत ये भी है कि हम सेगमेंट्स अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, उसमें से एक अच्छा सेगमेंट जिसे हम सब पसंद करते हैं वो है गुड मॉर्निंग एजुकेशन की सूरत में। गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट नाज़रीन मतलब जिसका आपको इंतजार रहता है, डॉक्टर तारिक मरगूब इस वक्त तैयार बैठे, ये सेगमेंट हम तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे हम स्ट्रेस की और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। देखिए, कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी या कोई जीवित नहीं है जिनको स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस हर जगह है। स्ट्रेस आपके काम में भी है, स्ट्रेस हमारे रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप जब हम बिल्ड करते हैं तो उसमें भी सीड होता है, वो कब आगे आ जाता है, मगर स्ट्रेस है। स्ट्रेस आप बच्चों को देखिएगा, बच्चे स्कूल में एग्जाम देंगे तो स्ट्रेस है, रिजल्ट आने वाला है तो स्ट्रेस है। बड़े होंगे, शादी की है तो स्ट्रेस है, शादी नहीं की तो स्ट्रेस है, बच्चे हैं तो भी स्ट्रेस है, बच्चे नहीं है तो भी स्ट्रेस। स्ट्रेस हर जगह है। देखिए, एक अमेरिकन प्रोवर्ब है, व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द फास्टेस्ट लाइन टू सी द इवनिंग, एंड द स्लोएस्ट लाइन हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द फास्टेस्ट डियर, अगर उसको कुछ खाना है शाम तक, वरना मर जाएगा भूखा। तो ये जो सुबह हो जाती है, सुबह से शाम तक ये दौड़ में लगे रहते हैं। ये दौड़ जो है, वेदर यू आर डियर और लाइन, दौड़ना तो है। तो भागम दौड़ में टेंशन होती है और भागम दौड़ में स्ट्रेस आता है। मगर स्ट्रेस ये तो इनएविटेबल है, ये तो आना ही आना है, हर जगह स्ट्रेस है। मगर स्ट्रेस से मैनेज कैसे किया जाए, मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बच्चों में, स्कूल्स में या बड़े में ये वर्कशॉप बहुत जरूरी है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। 1989 में सचिन तेंदुलकर जब सिर्फ 16 साल की उम्र में था, पहला टेस्ट मैच वो कराची में खेलने गया। तो जब वो फील्ड में आ गया तो पहली वो फेस कर रहा था वो वकार यूनिस, इमरान खान, वो इनको इतने फास्ट बॉलर्स को फेस कर रहा था। तो जैसे उसने फेस किया, बीट होता रहा और अल्टीमेटली आउट हो गया। वापस आया, जब वापस आया तो वो ड्रेसिंग रूम में सीधे वॉशरूम में चला गया। वो वर्चुअली करीब समझिए ही वाज क्राइंग। पीछे रवि शास्त्री आया। रवि शास्त्री ने उसको क्या बोला, कहा क्यों इतने उदास क्यों, कहा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, दिस विल बी माई फर्स्ट एंड लास्ट अपीयरेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब ये देखिए, ये दो चीजें कोई भी दे सकता है मशवरा, वो देखिएगा। उसने कहा सुनो, आप जब खेल रहे थे बच्चों की तरह खेल रहे थे मैदान में, जब आप मैदान में गए तो आप स्कूल बच्चों की तरह खेल, हर बॉल पे छक्का मारना है, हर बॉल पे शॉट मारना है, हर बॉल पे चौका मारना है। ये इंटरनेशनल यहां पे खेल रहे हो आप। और जो बॉलर्स हैं, यू हैव टू रेस्पेक्ट देयर टैलेंट, उनकी एबिलिटी को रेस्पेक्ट करो। वसीम अकरम जैसा स्विंग बॉलर, आप बीट हो के आपने हथियार डाल दिए, नहीं। स्ट्रेस ठीक है, अगर आपको क्या करना है, दो टिप्स वो हम भी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दो टिप्स कहा, पहली बार ये है, जब आप फील्ड में जाओगे नेक्स्ट इनिंग में, आपको क्या करना है, आपको पहली चीज है, यू हैव टू रेस्पेक्ट देयर एबिलिटी। माहौल को जांचो। 30 मिनट तक आप देखो बॉल जो आ रहे हैं, हर बॉल को नहीं, कुछ बॉलें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ को डिफेंस करना पड़ेगा। ये आप करोगे। और दूसरी जो उसने बात बताई, दूसरी बताई कि हैव पेशेंस। आप ये देखो, जब बॉल में लगी तब आप मारना। आप क्या करते हो, इमीडिएटली 30 मिनट तक, उसने उसको बताया कि 30 मिनट तक आप स्कोर बोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। तो जब वो सेकेंड इनिंग में गए, 30 मिनट तक कहा कि एनवायरमेंट को देखो, माहौल को देखो, जज करो,
کون سی بال کیسے آ رہے ہیں, کس طریقے سے آ رہے ہیں, اور اپنے ماحول کو دیکھو, اور اگر وہاں پہ ٹک گئے تو پھر تمہاری کامیابی ہے. وہ سیکنڈ اننگ میں گئے, 59 رنز پہ وہ آؤٹ ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے دنیا کا بیسٹ بیٹسمین, 200 ٹیسٹ میچز میں 100 سنچریاں بنائی. وہ کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹی چیزیں ہم بھی اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم جب بھی بزنس کریں, کچھ بھی کریں, ہم یہ کریں, ہم کہتے ہیں نا آج ہی میں نے دکان آج کھولی ہے, سٹارٹ اپ کیا, آج ہی کام ہو جائے. نہیں, ہمت نہیں ہارنے کا. جب بھی کام آ جائے, ٹھیک ہے میرا وقت بھی آئے گا بٹ مجھے لگے رہنا ہے. یہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں بچوں کو بھی ورک شاپ کے تھرو. ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور ماسٹ اگر بچوں میں ہمیں دیکھنا ہے 21ویں صدی میں وہ کامیاب ہو جائیں. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور طارق مرغوب صاحب کا یہ ایجوکیشن جو سیگمنٹ ہے دیکھ کے یہ کافی ریلیٹ ہوتا ہے ود ایوری ون, آئی تھنک ناٹ جسٹ اسٹوڈنٹس, کیونکہ ابھی کا ماحول ہی اتنا اسٹریسنگ ہے. بٹ انہوں نے بہت اچھی ایگزامپل کے ساتھ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا اور کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرے. آج کے ہمارے مہمان جو ہے عبدالراشد تیلی صاحب, ZDO پامپور, ان سے میں یہی اسی ریلیٹڈ سوال کروں گی کیونکہ میری ذہن میں جو یہ سیگمنٹ بیٹھ گیا اس حساب سے کہ ہمارے NEP میں ہے نو ہوم ورک نو بیک ڈے, تو کافی جو یہ ریلیٹیبل ہے کیونکہ وہ اسی لیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو ہے اسٹریس کم ہو جائے. تو یہ پالیسی جو ہے کیا آپ کے پامپور سائڈ سے امپلیمنٹ ہو چکی ہے اسکولس میں, اور اگر ہو چکی ہے ہاؤ ویل اٹ از ورکنگ؟ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. نیشنل پالیسی میں اپ ٹو سیکنڈ پرائمری کوئی بیگ کوئی کتابیں نہیں, کھیل کھیل میں تعلیم. میرے پاس ایک ویڈیو ہے میری ایک بیٹی کا جو میرے ایک پرائمری اسکول میں کام کرتے ہیں, پرائمری اسکول کھنیمو, وہ لیت پورے کے پاس ہے. آپ ابھی دیکھیں گے وہ کیسے پڑھاتے ہیں, کیسے اس لیسن کو انٹرسٹ وداؤٹ بکس وداؤٹ بیگ. تو پہلے جو نیشنل پالیسی کا مقصد جو ہے ہمارے بچوں کا جو پہلے مینٹل ڈیولپمنٹ, فزیکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اس لیے جو پہلے کا پیٹرن 10+2+3 وہ چینج ہوا ہے, 5+3+3+4. یعنی 5+3 میں کیا ہے, پہلے بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے اس کو اسکول میں جو رجسٹر کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے 5+3+, مطلب یہ ذرا وضاحت سمجھائے. جی 5+3+3+4 بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے جی اس کو ایڈمٹ کرنا ہے اسکول میں. اچھا, پہلے 3 سال آؤٹ آف 5 پہلے 3 سال جو ہے وہ آنگن واڑی اور اسکول ٹیچر جو ہے آپس میں مل جل کے اس بچے کو اسکول میں اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ کرائیں گے. یعنی 5+3+3+4 5 میں سے 3 سال ایک تو آنگن واڑی اور ٹیچر آپس میں وہ مل بانٹ کے, پھر 2 رہے نا وہ فرسٹ اور سیکنڈ. یعنی 5 جو ہے اس میں آنگن واڑی اور اسکول کے 3 سال اور 2 سال فرسٹ اور سیکنڈ. وہاں پر اس بچے کو بیلنسڈ ڈر دیا جائے گا, کیونکہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہی وہ عمر ہے جس میں مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پہلے جو ہمارے علاقوں میں ہمارے گاؤں میں شہروں میں چونکہ غربت تھی, بچے کو اس سٹیج پر بیلنسڈ ڈائٹ نہیں ملا کرتا تھا. لہذا گورنمنٹ آف جو پالیسی بنائی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو بچہ ہے اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو جائے. لہذا یہ 5 سال اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ, یعنی اس کو اس کی بنیادی جو ضروریات ہے بچے کی وہ پوری ہو جائے ان 5 سال میں. اس کے بعد +3 3rd 4th اور 5th آگے +3 اس کو کہتے ہیں پری پرائمری. اچھا, یا پریپریٹری اسٹیج. اس پریپریٹری اسٹیج میں کہا گیا ہے کہ ہمارے کچھ یہاں انویسٹیگیشن ہوئی ہے پورے JKUT میں. اچھا, ہمارے بچے جو 5ویں 6ویں 7ویں کے وہ اردو نہیں پڑھ پاتے, انگلش نہیں پڑھ پاتے. اچھا, کتاب سے ان کے کمپریہنشن ایسا نہیں تھا. 3rd 4th 5th. ہاں, اب جو کہا جاتا ہے جو ہمارے 3rd گریڈ کا بچہ ٹھیک اس کی ڈیولپمنٹ ایسی ہونی چاہیے وہ بالکل ریڈنگ وتھ کمپریہنشن پڑھے. اچھا, اور نیومریسی بھی جو وہ پڑھے وہ سمجھے میں نے کیا پڑھا. ہاں, چاہے وہ نیومریسی کا ہو لٹریسی کا ہو. پھر 2-3 سال ہیں 3rd 4th اور 5th کے,
ये प्रिपरेटरी है, वो फंडामेंटल है पहले 5 साल, ये प्रिपरेटरी है। उसके बाद और 3 साल, 6वीं 7वीं और 8वीं। अच्छा। और उसके बाद 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें 5+3+3+4। ओके। पहले 5 साल, उसमें 3 साल वो आंगनवाड़ी वगैरह के, और 2 साल फर्स्ट और सेकंड, दूसरे 3 साल थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तीसरे 3 साल 6 7 और 8, और 4 साल 9 10 11 और 12। यानी जब बच्चा फिजिकली भी डेवलप हो, मेंटली भी डेवलप हो, तो उसके लिए आसान हो जाएगा आगे चलना। लिहाजा NEP में कहा गया है कि सेकंड क्लास तक कोई किताब नहीं, कोई बैग नहीं। ठीक। हमारे मैं अपने जोन की बात करूं, हमारे जोन में बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी हो चुका है। हमारे असातिज़ा किराम बिल्कुल, हालांकि कहीं कहीं तो लोग नावाकिफ थे, नाबुला थे इसे, तो हमने दौरा किया है। खासकर मैंने आपने फेसबुक में देखा, मैं खुद गया, मैंने वो कंडा साथ लिया, और वहाँ पर डायरेक्टर साहब ने हमें कहा गया है कि वो क्लियर कट डायरेक्शंस है हर बाकी क्लास जो बैग का वजन कितना होना चाहिए। मैं गया, बहुत स्कूल में गया, हमने वजन भी किया, उनको डायरेक्ट किया क्या किस क्लास के बैग का वजन कितना होना है, उससे ज़्यादा हो तो उन पर एक्शन की जाएगी। तो लिहाजा इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जोन में बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट हो। मौजूदा दौर ऐसा दौर है जहाँ पर तालीम पर जोर दिया जाता है, और वालिदैन की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चे का दाखिला अच्छे स्कूल में हो ताकि इसे अच्छी एजुकेशन हासिल हो। वहीं हम देखते हैं जिस तरह से आपने अभी फरमाया कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं किस तरह से इस वक्त उनमें जिद्दत लाई जा रही है ताकि जो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, वो ये फैसला करें, फैसला करने से कबल कि हम इसका दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराएं, वो पहले गवर्नमेंट स्कूल की ओर नज़र दौड़ाएं ताकि उन बच्चों का दाखिला वो वहां कराए। तो इस तरह की कोशिश जारी है, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं आजकल वो कॉन्सेप्ट ना सानन जहनन मज कि यम जन प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल यम हसा तमि लेवल हंद कि अस त्रो पन बच्चे यमन स्कूलन मज ताकि यह कर पगह बुथ कम्पीट यम जन बुथ बच्चे आसे बड़न बड़न स्टेजन पे बड़ी बड़ी जो इसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां पर ये कम्पीट कर सके। क्या वजह है? आपको लगता है कि अब हमें अपनी जहन को चेंज करने की जरूरत है? सही बात है, जहन को भी चेंज करना है, लेकिन दूसरी बात मैं वसूख से कहता हूँ। मैंने आपको अभी बोला कि हमारे 16 स्कूल्स हैं जहाँ पर KG क्लास अपग्रेड हुए हैं। मैं आपको वसूख से कहता हूँ कोई भी प्राइवेट स्कूल JNK UT का प्राइवेट स्कूल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा सामान, ऐसा एंटरटेनमेंट का सामान पेश नहीं कर सकता। मेरे जोन में एक स्कूल है जीवन साहब लद्दू, हालांकि वो तो दूर दराज इलाके में है, वहाँ पर ज़्यादा ST और SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत, ट्राइबल स्कीम के तहत वहाँ एक स्कूल उसको अडॉप्ट किया है। अच्छा। उसको अपग्रेड किया है। वहाँ पर इस वक्त हर कोई सामान मुहैया है, इंटरनेट हो, ये लैपटॉप, तमाम फैसिलिटी उस कमरे को सजाया गया है, ये पैनलिंग की गई है, यानी कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो स्कूल में होना चाहिए वहाँ मौजूद है। कोई भी प्राइवेट स्कूल, हालांकि श्रीनगर का प्राइवेट स्कूल भी कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, इस वक्त की बात में कर, गवर्नमेंट ऑन टोज है, गवर्नमेंट। हाँ, ये तो अब एक फोबिया है, खासकर ज्यादा पर लेडीज में। मैं कहूँ कि लेडीज, अगर मेरी एक औरत ने बच्चे को भेजा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, उसकी रिश्ते में या उसके हमसाए में दूसरी लेडी है, हालांकि उसको मालूम भी है हमारे स्कूल में जो असातिज़ा किराम है वो कितने कैपेबल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद वो सोचती है कि अगर मैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला कराऊं, उसके सामने मेरी वो डिग्निटी कम हो जाए, क्योंकि उसने अपने बच्चे को एक बड़े प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया। अगर मैंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में, तो उससे मेरी डिग्निटी, मेरी इज्जत में फ़र्क आई। लेकिन वो मसला है, आप ये देखें कि हमारे स्कूल में जो असातिज़ा किराम है वो बहुत ज़बरदस्त ये कंपटीशन के बाद आए हैं। हालांकि इस वक्त जब कोई टीचर का लिस्ट निकलता है या एंट्रेंस होता है, बड़ी टफ एग्ज़ाम होते हैं, वो टफ एग्ज़ाम का पास करने के बाद हमारे स्कूल में आते हैं। उसके बरक्स प्राइवेट स्कूल में जो मैं अपने जोन की बात कर रहा हूँ, पूरे सर्दियों में हमारे जितने भी असातिज़े किराम हैं उनको सर्दियों में ट्रेनिंग दी गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल के वो असातिज़े किराम उनको ट्रेनिंग का नाम निशान। अलबत्ता ये तो फोबिया है, मैं इससे फोबिया के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी तमाम पेरेंट्स से, वो आए एक बार देखिए, ज़माना बदल गया है, वो देखिए, अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दर्ज कराएं और देखिए कि फ़र्क क्या है।
जी, अभी की अगर बात करें, चूंकि NEP जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है प्रोग्राम में, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी 2023 में एनरोलमेंट कितनी इंक्रीज हुई है, आगे आपका क्या लेवल ऑफ इंक्रीजिंग दैट एनरोलमेंट लेवल है कि अभी स्टूडेंट्स और कितने आने चाहिए, और उस चीज़ के लिए जो है कैसे डील कर रहे हैं, क्या वर्कशॉप्स किए जा रहे हैं, मुख्तसरन जवाब क्या किया जा रहा है? से कहता हूँ कि आज मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो हर प्राइवेट स्कूल से हमारे पास वो उस्ताद आते हैं सर्टिफिकेट लेके जी। हर दिन मैं 10-10, 20-20 सर्टिफिकेट का साइन करता हूँ। अच्छा। ये क्या है सर, बच्चे निकल रहे हैं हमारे स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कहूँ, तकरीबन 6000 से कुछ बच्चे इस साल हमने नए इदारे अपने स्कूल में, और टारगेट दिया गया था हमें डायरेक्टर साहब ने 10,000 का। अच्छा। मेरे ख्याल में आज वो PCU TDC का भी वो दाखिला चल रहा है, हम वो टारगेट पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी आपकी वसात से गुजारिश रहेगी तमाम पेरेंट्स से कि आप एक बार आइए और देखिए, हमारे स्कूल को देखिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हमारे असातिज़ा कैपेबल है, वो कैसे इन बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी वो फोबिया उनके पास जो है उसको छोड़ दीजिए और आकर देखिए, प्रैक्टिकली देखिए। अब्दुल रशीद साहब, मैं क्या कह सकती हूँ उसके बाद जो आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया और ख़ुद बताया लोगों से कि हमारे स्कूल में ये बेहतर फैसिलिटीज़ है, आप खुद आके चेक करें, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कोई पॉइंट ही नहीं रहता कि हम उसको काउंटर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जो आपने अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात हम सब के साथ शेयर किए, और यकीनन हम सब के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। इसी तरह से हमें हर रोज़ आपके प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, ज़ाहिर है, और जिस तरह से आप हमारा इंतज़ार करते रहते हैं ना हर सुबह 8 बजे, हम यही उम्मीद करते हैं कि रोज़ आप इसी तरह से इस प्रोग्राम का इंतज़ार करेंगे सुबह 8 बजे। खैर, आज हमें दे इजाज़त इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।